सभी का स्वागत है स्टडी विद धर्मेंद्र में। मैं धर्मेंद्र। आज ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था के विकास को देखेंगे कि भू राजस्व व्यवस्था का विकास ब्रिटिश भारत में कैसे हुआ। ये कोई भू राजस्व व्यवस्था जो थी ब्रिटिश भारत में कोई अस्तमात घटना नहीं थी, बल्कि प्रोसेस के द्वारा अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को अपनाया था और इसका विकास किया था। सबको पता है कि अंग्रेजों का जो भारत में दखल है सबसे पहले प्लासी के युद्ध से हुआ था, यानी कि प्लासी युद्ध से अंग्रेजों का दखल शुरू हुआ था। प्लासी युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 1757 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। यानी कि बंगाल वो पहला क्षेत्र था जहां पर अंग्रेजों ने दखल दिया था। फिर 1764 में यानी कि बक्सर के युद्ध में 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने क्या किया था, विजय प्राप्त की थी। और इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की ओर से किसने विजय प्राप्त की थी? हेक्टर मुनरो ने विजय प्राप्त की थी। और इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर का युद्ध यहाँ दखल दिया था अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में, और बक्सर के युद्ध में पूरी तरह से अपना पैर जमा लिया। बक्सर का युद्ध अपने आप में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम के साथ अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी शामिल थे। लेकिन पराभव हुआ, ये लोग पराजित हुए, ठीक है ना। पराजित होने के बाद वही अंग्रेज करते थे, हरजाना लेते थे। एक तो युद्ध में हराते भी थे, उसके बाद हरजाना लेते थे। यानी कि अंग्रेजों की जो क्षति होती थी उस युद्ध में, उसके फलस्वरूप वो हरजाना लेते थे। वही हरजाना संधि के रूप में दिखाई देता था, ठीक है ना। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। और ये संधि किसके होती है? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भले बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो ने जीता, लेकिन जो संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव की होती है। और रॉबर्ट क्लाइव भारत में 2 बार आया, यानी कि 2 अलग अलग समय में आया था, ठीक है ना। तो 1765 की संधि के द्वारा बंगाल पर अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार मिला। दीवानी यानी कि कर संग्रहण का, टैक्सेशन का अधिकार मिला, यानी कि भू राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को मिला। अंग्रेजों ने यहाँ पर दिमाग लगाया, उनको पैसे की जरूरत थी। अभी फिलहाल वो शासन करना नहीं चाहते थे बंगाल पर, तो रॉबर्ट क्लाइव ने दीवानी अधिकार अपने पास लिया और कठपुतली शासन यानी कि प्रशासन का कार्य उसने किसको दे रखा था? बंगाल के नवाबों को दे रखा था, ठीक है ना। और इसी शासन को हम द्वैत शासन बोलते हैं, ठीक है ना। द्वैत शासन क्या है? जब शासन के 2 ध्रुव हैं, उसी को हम द्वैत शासन बोलते हैं। यानी कि द्वैत शासन का जनक किसको बोला जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को बोला जाता है, द्वैत शासन का जनक। और इसने इसे कब लगाया? 1765 में लगाया। और इसका पीरियड कब तक रहा? 1772 ईस्वी तक, यानी कि 7 सालों तक जो भू राजस्व वसूलने का अधिकार था वो द्वैत शासन के अंतर्गत था, ठीक है। और ये मिला था इलाहाबाद के संधि से। और इसमें क्या किया रॉबर्ट क्लाइव ने? हिंदू और मुस्लिम अधिकारियों के द्वारा, यानी कि जहाँ पर हिंदू बहुल जनसंख्या थी वहाँ पर हिंदू अधिकारी भू राजस्व वसूल करते थे, और जहाँ पर मुस्लिम ज्यादा थे वहाँ पर मुस्लिम अधिकारी कर संग्रहण यानी कि भू राजस्व वसूलने का काम करते थे। इसमें 2 लोगों का नाम आता है। एक का नाम है मोहम्मद रजा खां और एक का नाम है शिताब राय। 2 लोगों का नाम आता है जो कर संग्रहण का कार्य करते थे। मोहम्मद रजा खां बंगाल में और शिताब राय बिहार में कर वसूलते थे। ये बंगाल में और ये बिहार में, ठीक है ना, बिहार में। लेकिन 1772 में, ठीक है ना, कौन आता है? वारेन हेस्टिंग्स आता है। वारेन हेस्टिंग्स
आता है, ठीक है ना, गवर्नर जनरल बनकर, कहाँ का, बंगाल का। हेस्टिंग्स बनकर आता है गवर्नर जनरल बन के बंगाल का। और ये क्या दिखता है कि जो द्वैत शासन है उसमें पर्याप्त रूप से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, मतलब पूरी तरह से व्यवस्था जीर्ण हो चुकी थी। उसने तो सबसे पहले कुटाराघात किया, यानी कि द्वैत शासन को उसने क्या कर दिया, द्वैत शासन को उसने हटा दिया, यानी कि खत्म कर दिया। यानी कि द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन द्वैत शासन को खत्म करने वाला वारेन हेस्टिंग्स। उसने क्या किया, भू राजस्व व्यवस्था को नीलामी व्यवस्था के अंतर्गत लाया, यानी कि अब जो भूमि राजस्व की व्यवस्था थी नीलामी व्यवस्था के अंतर्गत कर दी। और ये जो नीलामी व्यवस्था थी 5 वर्ष की नीलामी थी, यानी कि हर एक 5 वर्ष पर रिन्यूअल होगी ये व्यवस्था। नीलामी व्यवस्था क्या है, आप फिल्मों में आसानी से देखते होंगे कि जो सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा बोली जो लगाता है उसी को हम नीलामी व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसी को उस क्षेत्र की नीलामी व्यवस्था दे दी जाएगी। और ये काम जमींदार करते थे, ठीक है ना। 1777 ईस्वी में इस 5 वर्ष के समय को संशोधित करके वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, 1 वर्ष का कर दिया। क्या कर दिया, 1 वर्ष का कर दिया, ठीक है ना। फिर 1786 में कौन आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बहुत ही फेमस पुलिस व्यवस्था का जनक, कई चीजों का ये जनक कहलाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस सिविल सेवा का भी, तो 1786 से 1793 ईस्वी तक लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में रहता है। उसने क्या किया, इस व्यवस्था को एक गहन अध्ययन के द्वारा इसको संशोधित किया। और इसको कब संशोधित किया, इसको देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, 1790 ईस्वी में, ठीक है ना, इस व्यवस्था में सुधार किया। और इस 1 वर्ष की व्यवस्था को किस व्यवस्था में इंटरचेंज कर दिया, 10 वर्ष, यानी कि इस व्यवस्था को 10 वर्ष में चेंज कर दिया। इसीलिए इस व्यवस्था को क्या बोला जाता है, अस्थाई बंदोबस्त बोला जाता है, क्योंकि उसने 1 वर्ष की व्यवस्था को 10 वर्ष का कर दिया, ठीक है ना। लेकिन ये जो व्यवस्था थी पूर्ण रूप से 1793 ईस्वी में ही लागू हुई, यानी कि जब भी अस्थाई बंदोबस्त का इंट्रोड्यूस होगा भारत में, वो आप 1793 बताओगे। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त आया। अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारी का कार्य करते थे, वही लगान वसूल करते थे, इसलिए इसको जमींदारी व्यवस्था भी बोला जाता है, साथ ही इसको इस्तमरारी व्यवस्था भी बोला जाता है, यानी कि इस्तमरारी हो व्यवस्था, इस्तमरारी भी बोला जाता है। अस्थाई, जमींदारी, इस्तमरारी तीनों एक ही है, यानी कि प्रथम एक व्यवस्थित प्रयास जो था अंग्रेजों का, वह अस्थाई बंदोबस्त के रूप में सामने आता है। और इस अस्थाई व्यवस्था में लॉर्ड कॉर्नवालिस का 2 लोगों ने सहयोग किया, और उनका नाम क्या था, जेम्स ग्रांट और जॉन सूर। ये जॉन सूर जो थे आगे चल के गवर्नर जनरल भी बनते हैं, इन 2 लोगों ने सहयोग किया था इस अस्थाई बंदोबस्त में, ठीक है ना, किसका, कॉर्नवालिस का। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा यह प्रथम व्यवस्थित प्रयास था। ये कहाँ लागू हुआ था, यह व्यवस्था थी जो लागू थी बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, फिर बनारस में और मद्रास के उत्तरी मद्रास, आप बोलो उत्तरी मद्रास, यानी कि वर्तमान कर्नाटक, तत्कालीन उत्तरी मद्रास और वर्तमान कर्नाटक, इन क्षेत्रों में ये व्यवस्था लागू थी, इस्तमरारी की, जमींदारी की, अस्थाई की,
प्रथम व्यवस्थित प्रयास था ये, ठीक है ना। और इसमें होता क्या था, 10/11 भाग 10/11 भाग अंग्रेजों के पास रहता था और 1/11 भाग जमींदारों के पास रहता था। यानी कि जो भी लगान वसूलते थे उसको 11 भाग कर दिया जाता था और 10 भाग अंग्रेज लेते थे और 1 भाग किसको दे दिया जाता था, अंग्रेजों को दे दिया जाता था। सॉरी, 1 भाग जमींदार ले लेते थे, 10 भाग अंग्रेजों के पास और 1 भाग जमींदारों के पास, ठीक है ना। इसके अलावा दो और व्यवस्था थी। दो और व्यवस्था थी। एक को बोलते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था और दूसरे को बोलते हैं महालवाड़ी। यानी कि 3 व्यवस्थाएं हो गई। स्थायी बंदोबस्त को आपने देखा, उसके बाद रैयतवाड़ी, फिर उसके बाद महालवाड़ी। यानी कि समय की आवश्यकता के अनुरूप और क्षेत्र विशेष के अनुरूप जो व्यवस्था अंग्रेजों ने भू राजस्व की अपनाई उसे ही हम स्थायी बंदोबस्त के साथ ही रैयतवाड़ी और महालवाड़ी के नाम से जानते हैं। आइए रैयतवाड़ी और महालवाड़ी को भी समझ लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी, एक बात और, ये जो जमींदारी व्यवस्था थी यानी कि स्थायी बंदोबस्त और इस्तेमारी, ये पूरे संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों पर लागू थी। ये संपूर्ण भारत के 19% क्षेत्रों पर लागू थी। और ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी संपूर्ण भारत के 51% भाग पर लागू थी। ये संपूर्ण भारत के यानी संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर लागू की गई थी, ठीक है ना। और इस व्यवस्था के जो जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर रीड इस व्यवस्था के जनक माने जाते हैं। सबसे पहले अलेक्जेंडर रीड ने 1792 में तत्कालीन मद्रास के 12 महल क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू किया था। लेकिन इस व्यवस्था को वास्तविक जनक किसे बोला जाता है, टॉमस मुनरो को बोला जाता है। टॉमस मुनरो को इस व्यवस्था का वास्तविक जनक बोला जाता है। टॉमस मुनरो ने क्या किया था, 1820 ईस्वी में, ठीक है ना, उत्तरी मद्रास को छोड़कर पूरे मद्रास में इस व्यवस्था को अप्लाई किया था, ठीक है ना। और यह जो व्यवस्था थी डायरेक्ट किससे इंटरकनेक्टेड थी, किसानों से इंटरकनेक्टेड थी। यानी कि किसान ही अंग्रेजों को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कर देते थे। इसीलिए इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था बोलते हैं। रैयत मतलब होता है किसान, प्रजा भी होता है रैयत मतलब। तो रैयत में किसान क्या करते थे, कर देते थे। और इस व्यवस्था में जो कर का फॉर्मेट था वो 33% से 55% तक था। क्या था, 33% से 55% था। और किस क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू रही, ठीक है ना। मद्रास हो गया, मद्रास के साथ बम्बई महाराष्ट्र की राजधानी नहीं बल्कि बम्बई उस समय राज्य था। बम्बई के बाद कुर्ग यानी कर्नाटक का क्षेत्र, बरार यानी कि नागपुर वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू थी। कौन, रैयत में किसानी क्या करते थे, कर देते थे। अब समझ लेते हैं महालवाड़ी व्यवस्था को देख लेते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था के जनक किसको बोला जाता है, महालवाड़ी व्यवस्था के जनक होल्ट मैकेंजी को बोला जाता है। होल्ट मैकेंजी को महालवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है। होल्ट मैकेंजी ने 1819 ईस्वी में इस व्यवस्था को लाया। होल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था को, महालवाड़ी व्यवस्था को लाया, ठीक है ना। और यह जो व्यवस्था थी कहाँ लागू थी,
यानी कि संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, आगरा व अवध, मध्य प्रांत पंजाब और बम्बई के कुछ हिस्से में, बम्बई का कुछ हिस्सा था, ये व्यवस्था लागू थी। और ये पूरे भारत के 30%, पूरे ब्रिटिश भारत के 30%, 51-1970 हो ही गए, तो ये 30% भाग पर लागू थी। इस व्यवस्था में एक और नाम आता है मार्टिन बर्ड का। मार्टिन बर्ड का इस व्यवस्था में नाम आता है। मार्टिन बर्ड कौन थे? मार्टिन बर्ड ने ही उत्तर भारत में सबसे पहले खेतों का नक्शा बनवाया और एक व्यवस्थित रजिस्टर का निर्माण कराया था, जिस पर किसकी कितनी जमीन है सारा उल्लेख था। इसीलिए मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में महालवाड़ी व्यवस्था का जनक बोला जाता है। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक बोला जाता है। उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक बोला जाता है मार्टिन बर्ड को। ठीक है, तो यही कहानी है, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध से इसकी कहानी शुरू होती है और कॉर्नवालिस के समय में ये व्यवस्था अपने व्यवस्थित रूप को प्राप्त करती है और इसके साथ ही रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था आती है, जिससे अंग्रेज क्या करते थे? भू राजस्व वसूल करते थे। उम्मीद है सबको समझ में आया। फिर आपसे जल्दी मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।